अब विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग उभय अपघटन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि इसके पहले कई अभिक्रियाएँ हम लोगों ने पढ़ी है। आगे की वीडियो अगर आप नहीं देखें तो उसे देख लें, उसके बाद ये उभय अपघटन अभिक्रिया ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगी। तो उभय अपघटन अभिक्रिया में बताया जाता है, इसकी परिभाषा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें यौगिकों के आयनों की अदला बदली होती है, जिसमें यौगिकों के आयनों की अदला बदली होती है, उसे हम उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसे ध्यान से सुने, परिभाषा थोड़ा सा दिमाग, इसमें बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं, बस लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें यौगिकों के आयनों की अदला बदली होती है। अदला बदली मतलब किसी एक आयन के स्थान पर कोई दूसरा आयन आ जाता है, ऐसी अभिक्रिया को हम उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे हमने क्या ले लिया, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है हमारा, और इसकी अभिक्रिया हमने NaCl के साथ करवाई। NaCl ये बहुत अच्छा, NaCl एक बहुत अच्छा पदार्थ है जिसका उपयोग हम रोज़मर्रा के जीवन में करते हैं, अपने दैनिक जीवन में करते हैं, और ये बहुत अच्छी मेडिसिन भी होती है, दवाई के रूप में इसका उपयोग किया जाता है बिच्छू का डंक उतारने में। इसके बाद देखते हैं हम लोग, जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो ये हमारा Ag जो है ये धातु है और ये हमेशा धनायन बनाती है, और ये जब बनाएगी और इधर जो क्लोरीन है ये ऋणायन बनाती है, तो हमेशा धन और ऋण में आपस में कम्बिनेशन होता है, तो ये AgCl का निर्माण करेगा, AgCl का। और ये जो हमारा सोडियम बचा है ये NO3 के साथ जुड़ करके NaNO3 का निर्माण करेगा, प्लस NaNO3। अब इसमें हमने जो परिभाषा बताई थी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कि यौगिक के आयनों की अदला बदली होती, एक यौगिक ये था दूसरा ये था, एक आयन इसमें से निकला Ag ये धनायन के रूप में, यहाँ से सोडियम निकला धनायन के रूप में, आयनों की अदला बदली हो रही, इसका स्थान ये ले लगा, जैसे Ag जा करके यहाँ Cl के साथ जुड़ा AgCl बना, और ये Na सोडियम जो है NO3 के साथ जुड़ करके NaNO3 का निर्माण किया। तो परिभाषा हमने जो बताई थी उसके हिसाब से इसमें यौगिकों में आयनों की अदला बदली हो रही है, मतलब किसी Ag का स्थान जो है वो सोडियम ले ले रहा है और सोडियम का स्थान सिल्वर ले ले रहा है। जैसे यहाँ देखिए ये AgCl बना और ये NaNO3 बन गया, जबकि यहाँ क्या था, NaCl था, वही NaCl में यहाँ AgCl बन गया। कहने का मतलब Na आयन सोडियम आयन के स्थान पर सिल्वर आयन आ गया, तो यहाँ आयनों की अदला बदली हो रही है। यहाँ पे जो हमारा सिल्वर आयन था यहाँ पे सोडियम आयन आ गया। कहने का मतलब ये स्पष्ट हो रहा है इस समीकरण में कि आयनों की अदला बदली हो रही है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों की अदला बदली होती है उसे हम उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो परिभाषा एक बार फिर से सुने, ऐसी अभिक्रिया जिसमें यौगिकों के आयनों की अदला बदली होती है उसे हम उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल को एक दूसरा ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया CH3COOH। अब इसकी अभिक्रिया हमने करवाई NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ। अब ये जब इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो इसमें से ये हाइड्रोजन यहाँ से हट करके और ये जो NaOH है हमारा ये टूटेगा तो Na+ और ये OH- देगा। तो अब ये और यहाँ से H+ के रूप में निकलेगा और ये CH3COO- बनाएगा। तो ये CH3COO के साथ Na जुड़ करके ये CH3COO Na का निर्माण करेगा, और इसके साथ में हमारा ये OH और इस H के साथ अभिक्रिया करके H2O का निर्माण कर देगा। तो इस तरह से इसमें भी आयनों की अदला बदली हुई, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन जो था इसको सोडियम आयन ने अपने स्थान से हटा करके खुद उसका स्थान ले लिया। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें भी आयनों की अदला बदली हुई है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें यौगिकों के आयनों की अदला बदली होती है उसे हम उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में ऐसे ही ध्यान से समझें, ऊष्माक्षेपी नाम से ही इसका काम समझ में आ रहा है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहने का मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा
निर्मुक्त होती है, बाहर निकलती है, उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब दो चीज़ें जब आपस में अपक्रिया करेंगे तो कुछ ऊर्जा बाहर निकल जाएगी, तो ऐसी अपक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। अब देखिए ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का एक कोई एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने क्या ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया प्लस ऑक्सीजन ले लिया। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कम्बिनेशन से जल बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल का निर्माण करते हैं। लेकिन यहाँ देखिए कि हम ऊष्माक्षेपी, और जब जल का निर्माण होता है तो कुछ ऊष्मा बाहर निकल जाती है, इसलिए यह अपक्रिया जो है हमारी वो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। अब इसके साथ जैसे हमने ये इसको दिया, ये जब बनाएगा दोनों जुड़ करके हमारा ये H2O का निर्माण करते हैं। लेकिन अभी समीकरण हमारा संतुलित नहीं है, इसको हम संतुलित करने के लिए देखते हैं। यहाँ H2 ये O2, इसमें दोनों दो दो हैं, तो कहने का मतलब उधर भी दो होना चाहिए, तो इसमें दो से गुणा कर देते हैं। तो ये जब यहाँ हाइड्रोजन दो है, यहाँ हाइड्रोजन दो है, यहाँ ऑक्सीजन दो है, लेकिन ऑक्सीजन एक है, इसलिए इसमें दो से गुणा कर दिए। जब इसमें दो से गुणा कर दिए तो ये हाइड्रोजन बढ़ गया, दो 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 चार हो गए, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन दो ही है, इसलिए इसमें भी दो से गुणा कर दिए। तो ये हमारा अब समीकरण संतुलित हो गया। लेकिन अभी हमारा ये प्रोसेस ऊष्माक्षेपी का है, तो इसमें से ऊष्मा निर्मुक्त होगी, कुछ ऊर्जा बाहर निकलेगी, और इस अपक्रिया के दौरान 136.8 किलो कैलोरी ऊर्जा बाहर निकलती है। 136.8 किलो कैलोरी ऊर्जा बाहर निकलती है। तो इस तरह से, तो यहाँ अगर ये ऊष्मा का सही वैल्यू ना पता हो, हम लोग केवल ऊष्मा ही लिख सकते हैं, ऊष्मा लिखने से काम चल जाएगा। तो अपक्रिया अगर एग्जाम के समय में ना याद रहे तो डायरेक्टली ऊष्मा लिख देंगे, इससे पता चलेगा कि ऊष्मा बाहर निकल रही है, तो ये मतलब ये अपक्रिया पूर्ण मान ली जाएगी। तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में जैसे हमने आपको बताया कि ऐसी अपक्रियाएं जिसमें अपक्रिया के बाद ऊष्मा निर्मुक्त होती है, उसे हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। अब ऊष्माक्षेपी अपक्रिया के बाद हमारा अगला टॉपिक आता है ऊष्माशोषी अपक्रिया का। इसमें आप चाहें तो एक आध एग्जाम्पल देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और देते हैं, कार्बन की अपक्रिया हम करा देते हैं ऑक्सीजन के साथ, कार्बन की अपक्रिया करा देते हैं ऑक्सीजन के साथ। तो जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। जैसे हम जानते हैं कि कार्बन जब जलाते हैं तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, तो ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस का निर्माण करता है, और जब ये बनाता है तो इसके साथ यहाँ से ये 94 किलो कैलोरी ऊर्जा निर्मुक्त होती है, 94 किलो कैलोरी ऊर्जा बाहर निकलती है। तो इस तरह से हमने देखा कि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया ऐसी अपक्रियाएं होती हैं जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है। अगर ऊष्मा ना याद रहे तो हम साफ साफ कहते हैं इसमें ऊष्मा लिख दिया जाता है, तो पता चलता है कि ऊष्मा बाहर निकल रही है। तो इस तरह से ऐसी अपक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक होता है ऊष्माशोषी अपक्रिया का। अब हम लोग पढ़ेंगे ऊष्माशोषी अपक्रिया। अब ऊष्माशोषी अपक्रिया और ऊष्माक्षेपी अपक्रिया दोनों में बहुत अंतर नहीं है, बस इतना ही होता है कि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है और ऊष्माशोषी अपक्रिया में ऊष्मा की ज़रूरत होती है, मतलब ऊष्मा अवशोषित होती है। तो कहने का मतलब बिना ऊष्मा के अपक्रिया नहीं हो सकती है। इसमें ऊष्माशोषी अपक्रिया में हम लोग परिभाषा बताएंगे कि ऐसी अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है। देखिए शोषी, ये जो देखिए ऊष्मा, इस शब्द को अगर आप दो भागों में बांट दें, एक होता है ऊष्मा, दूसरा है शोषी। कहने का मतलब शोषी मतलब अवशोषित होना, अवशोषित होना। कहने का मतलब ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है उसे हम ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं कोई एक एग्जाम्पल, परिभाषा अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है उसे हम ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे कि वही पुराना एग्जाम्पल ले लेते हैं जो बहुत अच्छा से समझें आप। PCl5 ले लेते हैं। ये PCl5 जो है, इसमें जब
ऊष्मा देते हैं, ये इसका ये ऊष्मा का पहचान चिन्ह होता है, ऊष्मा को पहचानने का प्रतीक है ऊष्मा का। इसके बाद हम लोग जब देखते हैं तो ये जब इसको ऊष्मा देंगे ये हमारा जो है ये अपने सरल अणुओं में विभाजित हो जाता है। जैसे ये देगा PCl3 प्लस Cl2। ये अभिक्रिया हमारी उत्क्रमणीय भी होती है, लेकिन यहाँ केवल इतना ही समझना है कि ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को जब हम ऊष्मा देते हैं तो ये अपने फास्फोरस डाइक्लोराइड और क्लोरीन में विभाजित हो जाता है। तो कहने का मतलब इसमें ऊष्मा अवशोषित हो रही है, बस इतना ही समझना है कि इसमें ऊष्मा अवशोषित हो रही है, इसलिए हमारी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो ऊष्मा शोषी और ऊष्मा छेपी दोनों में बस इतने अंतर है कि ऊष्मा छेपी में ऊष्मा बाहर निकलती है और ऊष्मा शोषी में ऊष्मा अवशोषित होती है। बस इतना ही इसके अंतर्गत पढ़ना था ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन एक ही एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करिए। बाकी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, देख के बुक में समझ लीजिए। बहुत सारे एग्जाम्पल्स इस तरह से देखने को मिलते हैं। बस ये ध्यान रखना है, अगर कोई अभिक्रिया में कहीं अभिकारकों में ऊष्मा दिखाई पड़ जाए तो तुरंत जान लीजिएगा कि हमारी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, और कहीं उत्पाद में ऊष्मा दिखाई पड़ जाए तो तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि हमारी ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। इसके बाद अब अगला टॉपिक हमारा होता है उपचयन और अपचयन। वैसे कहा जाए तो हम लोग पढ़ना क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया के दो भाग दोनों पढ़ने पड़ते हैं, एक उपचयन अभिक्रिया होती है, दूसरी अपचयन अभिक्रिया होती है। लेकिन यहाँ हम लोग उपचयन और अपचयन को अलग अलग पढ़ लेंगे, लेकिन बस इतना जानते रहिए कि उपचयन और अपचयन को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो उपचयन अभिक्रिया हम लोग पढ़ते हैं पहले उपचयन अभिक्रिया के बारे में। उपचयन अभिक्रिया के बारे में। उपचयन अभिक्रिया में हम लोग जानते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो वो हमारा उपचयन है। और अगर इसी के साथ अपचयन भी जानना चाहें तो जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो वो जब हमारा अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी, जब ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो हमारा उपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। उसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम सबसे पहले लेते हैं कापर की अभिक्रिया करवा देते हैं ऑक्सीजन के साथ। जब कापर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये हमारा जो है ये बनाएगा CuO, कापर ऑक्साइड का निर्माण करेगा। लेकिन इसमें देखिए इधर ऑक्सीजन 2 है तो इसमें भी 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ कापर बढ़ जाएगा, इसलिए यहाँ कापर में 2 से गुणा कर देंगे। तो ये हमारी उपचयन अभिक्रिया है। तो इसमें ऑक्सीजन ऐसी अभिक्रिया हमने बताया अभी परिभाषा में कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें हमने कहा कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो ऐसे में यहाँ हम लिख दे रहे हैं ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की वृद्धि। इसमें यहाँ कापर के साथ ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है, तो ये ऑक्सीजन इसमें जुड़ रहा है, तो कहने का मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो तब वहाँ आप समझ लीजिएगा ये हमारी उपचयन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। जब कापर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा तो यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि हुई। जब ऑक्सीजन की वृद्धि हुई तो ये अभिक्रिया हमारी उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। अब इसी के साथ हम लोग अपचयन अभिक्रिया पढ़ लेते हैं। बहुत अपचयन अभिक्रिया, ये अपचयन अभिक्रिया है। तो अब हम लोग अपचयन अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। बस इतना ही जानना है कि उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी होगी। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। हाँ, एक बात ध्यान में रखना है, जैसे कि यहाँ हमने दिखाया था ये हो रही अभिक्रिया, लेकिन यहाँ पे तापन मतलब इसको हम गर्म करते हैं तब ये अभिक्रिया होती है। ताप की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, तो इसलिए यहाँ तापन लिख सकते हैं, हम लिखना जरूरी होता है। तो ये उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। अब अपचयन अभिक्रिया जिसमें हमने बताया कि ऐसी अभिक्रिया है जब कभी ऑक्सीजन की कमी हो तो हमारी अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, यही इसमें ये ले लेते हैं कॉपर ऑक्साइड। इसकी अभिक्रिया जब हम कराते हैं हाइड्रोजन के साथ,
इसकी अभिक्रिया हम करा दें हाइड्रोजन के साथ, लेकिन वही कंडीशन होगा, इसमें भी तापन मतलब इसको गर्म करेंगे। तो जब इसके साथ इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो इसमें अभिक्रिया के बाद ये जो है हमारा कॉपर निकल जाता है और ये हमारा H2O का निर्माण करता है। तो ये हमारी अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। कहने का मतलब उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। इसमें देखिए यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही है। जब ऑक्सीजन की कमी होगी तब वो हमारी अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। इस तरह से ये पूरा चैप्टर आपका संपन्न हो गया है। आप पूरा इसके कई पार्ट्स में वीडियो बने हुए हैं, सभी वीडियोज़ को देखिए और अपना नोट्स खुद बनाइए। तो जैसे कि इसमें सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, इसके पहले भी ग्रुप में बहुत बुक्स सारी उपलब्ध करा दी गई थी, तो आप लोग उनको देखिए। उसके बाद ये वीडियो लेक्चर्स देखिए। इसके बाद भी अगर आपको कहीं समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिखें, हम भरसक प्रयास करेंगे आपकी समस्या को दूर करने का। और ये जो है कि ग्रुप में लिंक दिया गया है, उसके माध्यम से आप उस वीडियो को देखें। और जहाँ भी समस्या आती है, कहीं भी कोई टॉपिक समझने में अगर दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिखें और उस समस्या का हम अवश्य ही निराकरण करेंगे। अगले वीडियो में उस समस्या का निराकरण के साथ ही हम आपको आगे की पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद।